नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 19 महाकवि कालिदास एना लेखक છે નરપત બારટ। कालिदास को हम संस्कृत के महान कवि के रूप में जानते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने संस्कृत साहित्य का महान कवि रूपना रूप में अपने ओळखीए छीए, जाणीए छीए कि संस्कृत साहित्यना एक महान कवि है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। महाकवि बाणे पोताना रचनाओं कालिदास नो उल्लेख कर्यो छे, एटले एना परथी एम कही शकाय कि महाकवि कालिदास ए कवि बाण करता पहलाना समय में थया हशे। विक्रम नाम का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विक्रम शब्दनो उपयोग कर्यो छे, प्रयोग कर्यो छे। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, अभिभावक એટલે बच्चों को जो पारिवारिक रक्षक होते हैं उसे अभिभावक कहते हैं। तो कालिदास का जो अभिभावक है वो उसमें विक्रम का नाम का उल्लेख किया है। यह कौन सा विक्रम है इस बात की अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्होंने विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बताया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्यता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ना जीवन विषे अनेक वार्ताओं, चमत्कारों और प्रसंगों आपने મળે છે। સૌપ્રથમ જોઈએ એમના જન્મ વિશેનો પરિચય। तो કેટલાક વિદ્વાનો, कुछ विद्वानों ने उनके जन्म 365 तथा 345 ईस्वी माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चला। महाकवि कालिदास ना जन्म स्थान विषे पूरी रीते आपने माहिती नहीं मळती। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो सही लगता है। કેટલાક विद्वानों एमना जन्म स्थान ने उज्जैनी माने छे, जे साचुं पण लागे छे, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को एक विशिष्ट दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल को अनुरोध किया। एमना महाकाव्य मेघदूत में उज्जैनी पुष्कळ प्रमाण में वर्णन करवामां आव्युं छे, सुंदर वर्णन कर्युं छे। अने लांबो रस्तो होवा छतां पण ए बादल ने अनुरोध करे छे कि तू उज्जैनी थईने अलकापुरी जजे। उज्जैनी में उन दिनों विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य नु राज्य हतुं। साहित्य और कला एमना समय में खूब उन्नति पर पहुंची थी। પોતાના નામથી એમણે વિક્રમ સંવત ચલાવી હતી અને સમય સમયના અંતરે એ રાજ્યમાં સોનાના સિક્કાઓનું ચલણ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। એના પરથી આપણને સમજ પડે કે એ સમયમાં કેટલી આર્થિક રીતે સદ્ધરતા હશે। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं। राजा विक्रमादित्य समय में जो साहित्य ने कला ने जे बढ़ोतरी थी ए बीजा कोई समय में एटली नहीं थी। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के थे। विक्रमादित्य राजा पोते संगीत और साहित्यना जानकार था। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई। संस्कृत भाषा ने जो प्रगति थी ये प्रगति पण आज समयगाळा में थी। अपने पूर्वजों में बुद्धिमान माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 कवि दरबार में नवरत्न कहलाते थे। पोताना पूर्व जीवन में मूर्ख माणस तरीके ओळखाण हती। कालिदास ने जे आज विक्रमादित्य दरबार में एक महाकवि तरीके सर्वश्रेष्ठ है। एना सिवाय बीजा 8 कविओ पण त्यां हता जे विक्रम राजा नवरत्न तरीके ओळखाय छे। कालिदास के विशेष में कहा जाता है कि विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। निरक्षर होने पर भी विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए उसकी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। महाकवि कालिदास कहेवामां आवे छे कि युवावस्था सुधी एवो निरक्षर हता। जे डाल पर बेसता था
એક ડાળે કાપતા હતા તો નિરક્ષર હોવા છતાં પણ આટલા વિદ્વાન કવિ કેવી રીતે બન્યા એની એક વિચિત્ર પરંતુ રોચક कहानी છે। उन दिनों शारदानंद नाम के राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। एक राजा था शारदानंद અને એમની પુત્રી હતી વિદ્યોત્મા। खूब रूपवती थी, गुणवती थी અને ज्ञानी પણ હતી। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप और गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। પોતાના रूप गुण અને જ્ઞાનનું ખૂબ જ અભિમાન હતું। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। એણે પોતાના વિવાહ સંબંધે ઘોષણા કરી કે જે મને શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવશે એની સાથે હું વિવાહ કરીશ। इसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान और तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे उसका बदला लेने का उपाय सोचे। अनेक विद्वान आजूबाजूમાંથી दूर दूरથી આવ્યા અને દરેકને એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો। દરેક હારી જાય છે। આથી હારેલા વિદ્વાનો અને પંડિતો વિચારે છે કે बदलो लेवा माटे के आने मूर्ख व्यक्ति साथे आना विवाह करिए। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए ताकि उसका घमंड टूट जाए और वे अपने अपमान का बदला ले सके। પોતાના અપમાનનો બદલો લેવા માટે વિદ્યોત્માને કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ સાથે પરણાવવાની સાजिश ગોઠવે છે। अतः अब वे ऐसे मूर्ख की तलाश कर रहे थे। संयोग से एक दिन ऐसा ही मूर्ख मिल गया। वह पेड़ के जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने इसे पेड़ से उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर लालच देकर उसके साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उसे मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ वह कुछ नहीं बोलेगा और गुर्गा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडितों ये बालक ने वृक्ष परથી નીચે ઉતાર્યો અને સમજાવો, સારા કપડા પહેરાવ્યા અને લાલચ આપી કે સુંદર રાજકુમારી સાથે તારા વિવાહ કરાવીશું, પણ એક શરત કે તારે ત્યાં કાંઈ બોલવાનું નહીં। અને આમ લાલચ આપી અને એને વિદ્યોત્મા પાસે શાસ્ત્રાર્થ માટે લઈ જવામાં આવે છે। वह युवक खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। અને સારા કપડા પહેરાવીને એને વિદ્યોત્મા પાસે લઈ ગયા। राजकुमार विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करने का कि ये हमारे गुरु जी हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। लेकिन इस समय वो मौन व्रत धारण किए, इसलिए वो इशारों में आपसे बात करेंगे। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई और उसका भाव था ईश्वर एक है। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई जिससे ये पता चला कि ईश्वर एक है। यहाँ विद्योत्मा तो बड़ी होशियार है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ होता था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख व्यक्ति ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। युवक ने लगे છે કે એક આંગળી બતાવીને મારી એક આંખ ફોડવાનું કહે છે। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखों को फोड़ने का संकेत किया। जब विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो उसने युवक ने क्या समझा कि उसकी एक आंख फोड़ने के लिए कहते हैं, तो उसने अपनी दो उंगलियां दिखाई और कहा कि तू एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। उस मूर्ख युवक के इशारे को समझे बिना उसका सही उत्तर पंडितों ने समझा दिया विद्योत्मा को। इस प्रकार राजकुमारी विद्योत्मा ने
5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत, फिर से 5 उंगलियां दिखाई है और जो पंच तत्व है उन 5 तत्वों के बारे में बताया। उस मूर्ख ने समझा वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत करे। वो समझा कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए मुझे उंगलियां दिखा रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत। तो उसने क्या किया, तू अगर मुझे तमाचा मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा। ऐसा करके उसने 5 उंगलियों को एक कर दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया। हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्व जब मिल जाते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है, उनके अलग रहने से नहीं। इस प्रकार से उसका सही उत्तर पंडितों के द्वारा समझा दिया जाता है। इस प्रकार से विद्युत्मा और उस युवक दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता है और इस प्रकार के जवाब पंडित देते हैं और वह युवक चुप बैठा रहता है। उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। अब जिस प्रकार से यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ के कारण विद्युत्मा समझ गए कि सामने वाला जो बैठा व्यक्ति बड़ा होशियार है। उस मूर्ख युवक से वह फिर अपनी हार मान लेती, वो उसके सामने अपनी हार स्वीकार कर लेती हैं और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। विद्युत्मा ने अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह पंडितों ने बड़ी धूमधाम से करवा दिया। एक दिन की बात है, अब विवाह तो हो गया दोनों का। वह युवक मौन व्रत धारण किए हुए हैं, अभी उसका मौन व्रत छूटा नहीं है। एक दिन के बाद है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल उठा, उठ अपना एक दिन एक ऊंट की आवाज आती है तो बोलता है कि उट्र। विद्युत्मा समझ जाती है कि ये जो उट्र है इसका उच्चार ही गलत है, तो अगर ये पंडित हैं तो ऐसा गलत शब्दोच्चार कैसे कर सकता है। वो समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उसे किसी पंडित से या विद्वान से नहीं बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति से उसका छल कपट से विवाह करवा दिया है। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। विद्युत्मा चौंक उठती है। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। उसे इस बात का पता चल गया कि उसका पति जो है वो कोई विद्वान नहीं है, एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ उसकी समझ में आ गया। पंडितों ने जिस प्रकार से छल भरी बातें की, छल कपट किया उसके साथ, वो सारी बातें अब उसे समझ में आती हैं। विद्युत्मा को मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। विद्युत्मा ने मानसिक दुख उत्पन्न थયું અને એણે કાલિદાસને મહેલમાં આવવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો અને દ્વાર કાલિદાસ માટે બંધ કરી દીધા। कालिदास वहां से चले जाते हैं। कठोर उपासना करते हैं और कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ। मां काली ની कठोर उपासना करे छे અને मां काली નું એમને वरदान મળે છે और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। मां काली का दास बन जाता है और उसका नाम वहां कालिदास बन जाता है। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। सारी विद्याओं में महाकवि कालिदास जो है वो प्रवीण हो जाते हैं। हर प्रकार की विद्या उन्हें आ जाती है।
राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर फिर वह विद्युत माँ के पास लौटे। અહીંયા ભાગ 1 પૂર્ણ કરીએ.